फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आज ऐसी ही शख्सियत आज हमारे बीच में है, अमीन पठान जी, जो क्रिकेट की राजनीति के साथ साथ राजस्थान की राजनीति में भी इनका एक स्थान है। और अमीन पठान जी जिस तरीके से लोगों में लोकप्रियता है, और अमीन पठान जी के साथ में जो अभी नया भारतीय जनता पार्टी ने षड्यंत्र किया, उन सभी बातों को लेकर आज हम अमीन पठान जी से बात करेंगे। अमीन पठान जी, आपका राजस्थान लाइव में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं राजस्थान लाइव के अंदर मुझे बुलाया, उसके लिए मैं आप सबका और लाइव राजस्थान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अमीन पठान जी, आपका एक कद है और राजनीति में आपकी एक लोकप्रियता है, तो किस तरीके से आपने क्रिकेट की राजनीति में भी आपकी एक पहचान है, तो आपने राजस्थान की जो राजनीति में एक कद है, तो क्या शुरुआत की आपने, कहाँ से शुरुआत की राजस्थान की राजनीति? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं पहले क्रिकेटर था, क्रिकेट खेलता था। और जब मैं क्रिकेट खेलने के बाद मैं जब क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर बना, कोटा जिला क्रिकेट संघ का सेक्रेटरी बना, और उसी टाइम पे वसुंधरा जी के मैं टच में आया, जो राजस्थान की साबिक मुख्यमंत्री थी। उसके पहले जब वो केंद्रीय मंत्री थी, उस दरमियान उनके टच में आया, और उनकी जो सोच थी सबको साथ लेके चलना, सभी मजहब और धर्म के लोगों को साथ लेके चलना, राजस्थान के विकास के लिए उनके अंदर जो दर्द था, माइनॉरिटीज के लिए जो दर्द था, दलितों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए जो उनकी सोच थी, उन बातों को देखते हुए मैंने भाजपा ज्वाइन की। और ऐसे साथ साथ ही मेरा करियर चलता रहा। मैं ऐसे क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी हम लोग काम करते रहे। मैं बीजेपी से कोटा नगर निगम के अंदर पार्षद बना, आज से 20 साल पहले। बीजेपी मैंने 25 साल पहले ज्वाइन की थी। तो ये सफर तभी से चला था। लेकिन अभी जो आप देख रहे हैं कि जो मुल्क के हालात है, जो देश के हालात है, वो किसी से छुपे हुए नहीं है। और इन सब बातों को देखते हुए जो बात कही जा रही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो जब अटल बिहारी वाजपेयी जी जो देश के प्रधानमंत्री होते थे, तो उनके वक्त पे ये सब बातें दिखती थी। वो देश के तमाम लोगों को साथ लेकर, सभी धर्म और मजहब के लोगों को साथ लेकर वो देश का विकास करना चाहते थे, देश को आगे बढ़ाना चाहते थे। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर ये सब बातें कहीं भी नजर नहीं आती। बिल्कुल, आप वसुंधरा जी के भी बहुत क्लोज रहे, और आपके केंद्र के कई बीजेपी के मंत्री जो आपका सम्मान करते हैं और आपका उनके करीबी रहे, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस है भारतीय जनता पार्टी? देखिए, मैं पहले भी जैसे मैंने बताया कि जो भारतीय जनता पार्टी 90 के दशक में थी, बाद में 2004 तक भी थी और उसके बाद भी थी। लेकिन 2014 से 19 तक भी ठीक चल रहा था। लेकिन अभी जिस तरीके से मैं ये बात कह सकता हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कि आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, लोकतंत्र भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी नहीं है। कुछ लोग, जो 2-3-4 लोग हैं, वही मिलकर पार्टी का संगठन भी वो लोग तय कर देते, किसी को भी कहीं से भी हटा देते, किसी को भी कहीं से वो इस लायक है या नहीं, वो ये बताना चाहते हैं कि हम जिसको चाहेंगे उसको कहीं पर भी बैठा देंगे। तो ये जो चल रहा है, ये मैं समझता हूं कि भाजपा के लिए भी ठीक नहीं है, और खास तौर से देश के लिए भी ठीक। आपने भारतीय जनता पार्टी में इतने लंबे समय तक काम किया, एक संगठन में अल्पसंख्यक का जो इनका मोर्चा था उसमें भी आप प्रदेश अध्यक्ष रहे, तो आपने जिस तरीके से संगठन को खड़ा किया, फिर आप अब कांग्रेस में है, तो आपको यहाँ रह के जिस तरीके का क्या माहौल मिल रहा है? देखिए, आपको मेहनत सभी जगह करनी होती है। जब मैं भारतीय जनता पार्टी में रहा, पार्षद बना, फिर मोर्चे के अंदर काम किया, और मुझे जब 2010 के अंदर भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बनाया, उस टाइम पे अरुण चतुर्वेदी जी अध्यक्ष होते थे, बाद में वसुंधरा जी प्रदेश अध्यक्ष बने, उनके उसमें भी रहा, बाद में अशोक पन्नामी जी के 3 टेन्योर तक में प्रदेश अध्यक्ष रहा, और पूरे राजस्थान में मैंने संगठन को खड़ा किया। राजस्थान में मैक्सिमम मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम किया, और बड़ी तादाद में मुस्लिम जुड़े। और 2013 के इलेक्शन के अंदर जो 163 सीटें जो वसुंधरा जी के नेतृत्व के अंदर जो राजस्थान के अंदर आई थी, उसके अंदर अकलियतों की बड़ी तादाद के अंदर वोट राजस्थान में भाजपा के पक्ष में हुआ था। उसके लिए
उसके लिए मैं कहूँगा कि अल्पसंख्यक मोर्चे ने बहुत मेहनत की थी और बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और उस वक्त वसुंधरा जी ने 4 टिकट मुसलमानों को दिए थे और उसमें से 2 जीते भी थे। तो वो एक जमाना था और उस वक्त ऐसा लगता था कि जो नारा अभी दिया गया है वो नारा उस वक्त सही साबित होता था। आप क्रिकेट की राजनीति में भी एक आपका कल है, आप क्रिकेट से जो आप राजनीति में आए, तो अब क्रिकेट के जो हालात है राजस्थान में उस पर भी जनता जानना चाहेगी। देखिए, वैभव गहलोत अध्यक्ष थे और उनके टाइम पर राजस्थान क्रिकेट के लिए मैं कहूँगा कि ये भी स्वर्णिम युग था। जिस तरीके से ललित मोदी का युग भी स्वर्णिम था कि उनके वक्त पे आईपीएल आया, राजस्थान के अंदर जो है राजस्थान के अंदर राजस्थान के युवाओं को, खिलाड़ियों को अच्छा मौका मिला। फिर अभी ये जो वैभव गहलोत जी का जो वक्त था, इसके अंदर भी मैं कहूँगा कि ये बहुत अच्छा वक्त था क्योंकि जयपुर के अंदर आरसीए का अपना स्टेडियम बन रहा है और आज आरसीए का अपना स्टेडियम बन रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम होती है कि जब सरकार चेंज होती है तो सरकार स्टेडियम को अपने अंडर में ले लेती है। आज देखिए आपके एसएमएस पे आरसीए कहीं नहीं है। जी बिल्कुल। राजस्थान सरकार आईपीएल करा रही है, राजस्थान सरकार के जो खेल मंत्री वो आईपीएल करा रहे हैं, लेकिन आरसीए के अंदर एडोप कमेटी बनी हुई है। लेकिन वैभव जी के टाइम पे इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बन रहा है। जो जोधपुर का बरकतुल्ला स्टेडियम है उसके अंदर पूरा रिनोवेशन हुआ, वहां पे अच्छे मैचेस हुए। तो ये एक उपलब्धि रही। जब मैं भी राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट था, मैं पहले भी रहा, ललित मोदी जी के साथ भी रहा, बीच में सीपी जोशी जी के साथ भी रहा। तो ललित मोदी जी का और वैभव गहलोत का जो टाइम था वो मैं एक जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि बहुत अच्छा वक्त था और राजस्थान के खिलाड़ियों के विकास के लिए काम हुआ, स्टेडियमों के लिए काम हुआ। तो ये बहुत अच्छा टाइम था। क्या वजह है कि अमीन पठान जी की लोकप्रियता युवाओं में भी देखी जाती है, सभी जाति के लोगों में देखी जाती है, क्या वजह है? देखिए, जब आप कोई भी काम आप दिल से करते हो, आप मन से करते हो, लोगों के लिए आप अवेलेबल रहते हो, जब लोगों को जरूरत है आपकी, जब आप खड़े रहते हो तो लोग अपने आप जुड़ते चले जाते हैं, कारवां बनता चले जाता है। जब मैं राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में 2004-05 में पदाधिकारी बना यहाँ पे, जब हमने रूंगटास को हटाया, मैं यहाँ पे आया, जब मैं पार्षद भी था, युवा था, राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी थी, उनके साथ मिलके उनकी टीम में रहकर और काम किया, लोगों की आवाज उठाई, युवाओं के लिए बात की, उनके काम किए। तो इस वजह से राजस्थान नहीं पूरे देश के अंदर एक कारवां बनता गया, युवाओं के अंदर खास तौर से। और युवा नहीं कि मुस्लिम ही हो, सभी जो है तबके के लोग, सभी मजहब के लोग जुड़ते गए और एक लाइन बढ़ती गई। और मैं ये अभी लाइन रुकेगी नहीं, इसको और आगे लेके जाना है, पूरे देश भर में काम करना है और बहुत कुछ काम करना है। क्योंकि मैं जब कांग्रेस में आया हूं तो मेरे को और बहुत जिम्मेदारी के साथ काम करना है। आप प्रदेश में महासचिव के पद पे भी काम कर रहे हैं, कांग्रेस में आके आपको अभी राजस्थान में जो प्रचार चल रहा है, तो आप क्या भूमिका है? जी बिल्कुल, मैं कर रहा हूँ। आज भी मैं अभी यहाँ पे जयपुर में काम कर रहा हूँ और भी कई जिलों में जाऊंगा। उसके बाद पूरे देश के अंदर जहां जहां भी कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं तो उनके लिए हम बताएंगे कि राजस्थान में जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी, जो उनकी योजनाएं थी, चाहे चिरंजीवी हो, ओपीएस हो, कई सारी योजनाएं थी उन्होंने जो की, वो जो जिस तरीके से गैस सिलेंडर 450 रुपए में दिया जाता था, लेकिन अब सब योजनाएं बंद हो रही है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर कर और यहाँ पे सरकार बना ली। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नारा तो है कि 400 पार का है, तो आपको नहीं लगता कि किस तरीके से है? नहीं, इस बार देश की जनता सब चीजें समझ चुकी है। मैं जिस तरीके से देश के अंदर माहौल देख रहा हूं और वोटर साइलेंट है और वो देख रहा है कि 10 साल हमने मौका दिया लेकिन 10 साल के अंदर हमको कुछ नहीं मिला। महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, दाल महंगी है, चावल महंगे है, जो देश का जो जीडीपी की क्या हालत है किसी से छुपी हुई नहीं है। आज से 5 साल पहले जो रुपया दरहम के अंदर देखें या यूएसडी के अंदर देखें, वो कितना कम था और अब बढ़ता जा रहा है। जब 65 रुपए का डॉलर होता था, आज वो डॉलर 83 रुपीज का हो गया है। तो महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उससे फर्क नहीं पड़ रहा। वो तो धर्म की और जो बेरोजगारी पे बात नहीं कर रही हो, धर्म पे जहाँ भी बीजेपी के नेता आते हैं वो एक ही बात कहते हैं, राम मंदिर और ये मुद्दे हैं।
देखिए, जो अब ये जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, ये कब तक मोदी जी और मंदिर के नाम लेकर, धर्म के नाम लेकर जीतते रहेंगे? अब लोगों को लग रहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई और बेरोजगारी जो है, और कुछ जो उद्योगपति थे वो लगातार वो उद्योगपति और बढ़ते जा रहे हैं। आज आप अडानी की नेटवर्थ देख लो, आप अंबानी की देख लो, और जो इस तरह के 5-6 लोग हैं, वो उन लोगों की लगातार वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, वो वर्ल्ड लेवल पे उनके नाम आ रहे हैं। लेकिन जो गरीब था वो गरीब हो रहा है। आज युवाओं के पास रोजगार नहीं है, किसान परेशान है। किसान बड़ी तादाद के अंदर आज की तारीख में भी आप देखें कि दिल्ली जाने के लिए वो पंजाब वहां बॉर्डर पे आज भी 1 लाख से ज्यादा किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है। वो एमएसपी की बात कर रहे हैं। जब मोदी जी 2013 में प्रचार कर रहे थे तो वो एमएसपी की बात करते थे, लेकिन अभी अब किसान, आपको याद है कि पिछली बार भी जब किसान आंदोलन हुआ तो कितने किसान उसके अंदर शहीद हुए, जाने दी किसानों ने, लेकिन उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं था। और आज भी किसान परेशान है, किसान बॉर्डर पे डटा हुआ है, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया जा रहा है सरकार की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, वो इस तरीके से सलूक किया जा रहा है कि वो जिस तरीके से वो कोई देश विरोधी गतिविधियों के अंदर वो लोग लिप्त है, जबकि वो किसान ही सब कुछ है इस देश के अंदर, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। लेकिन किसानों के साथ जो सरकार ने जिस तरह का बर्ताव किया है, तो मैं ये मानता हूं कि पूरे देश के अंदर ये जो आवाज गई है, क्योंकि अभी ठीक है सरकार जो है, एजेंसीज जो है, सेंट्रल की जो एजेंसीज है, उनका दुरुपयोग करके, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, लोकल पुलिस हो, उनको यूज करके डरा रही है। लेकिन वोटर्स ठीक है अभी चुप हो जाएगा, लेकिन जब वो पेटी में मतदान जब करने जाएगा तो उसका रिजल्ट अलग निकलेगा। 400 नहीं, मैं कह रहा हूं कि इस बार बीजेपी 200 से भी नीचे रहने वाली है। बिल्कुल, आप बात करेंगे तो आपके साथ अभी एक भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र मान लो या क्या, क्योंकि बीजेपी में एक दबाव की पॉलिटिक्स अभी चल रही है, ईडी सीबीआई जिस तरीके से आप जो चर्चा चलती है, तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि आपके साथ भी एक हाल ही में एक घटना हुई थी? जी देखिए, जब मैंने बीजेपी छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन की तब से ही मैं लोगों की निगाह में खटक रहा था, और जिस तरीके से कोटा के अंदर हमने काम किया, उन बातों को देखकर और उन बातों से जब हमने काम किया, वहां पे बड़ी तादाद में कांग्रेस के पक्ष में वोट आए, हमारे समर्थक जो थे, तो तभी से कुछ षड्यंत्र चल रहे थे। और मैं हमेशा से गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मजदूरों की आवाज बन के उठा हूं, और इसीलिए मेरी ये पहचान है। जब वो लोग जो पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन जब मैं इधर आया और उनको लगा कि कांग्रेस के राज में महंगाई को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, जो चिरंजीवी योजनाओं को लेके, इन सब बातों को देखते हुए और हमने जब बात रखी तो वो लोग सब कन्वर्ट होके कांग्रेस में आए। और वो कांग्रेस में आए, उन्होंने वोट दिए, तो उन बस्तियों को उजाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और उनके लिए मैंने आवाज बनकर, उन गरीबों की, मजदूरों की आवाज जो 30-30, 40-40 साल से उन बस्तियों में रहते थे, 500 मकान कोटा के अंदर प्रशासन के द्वारा भाजपा के दबाव में तोड़े गए। उनकी आवाज जब बनाई तो वो हमें टारगेट किया गया, और जब मैंने जाके बात की तो उस बात करने में ही मुझे जो है राजकार्य में बाधा के केस में बंद किया, और 18 दिन में जेल में रह के आया हूं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोग मजबूती से लड़ने वाले हैं। इस तानाशाही, वो भीड़ का काफिला भी देखा हमने, लोगों ने जो बंद कराया, कोटा जो बंद हुआ वो भी देखा। लेकिन एक चीज कहीं ना कहीं आपको भी खटकती होगी, जिस तरीके से आप अपना घर छोड़ के आए हैं, कांग्रेस में आए हैं, तो किसी ने, बड़े नेताओं ने कोई आवाज नहीं उठाई, तो इसका कोई मलाल तो होता ही होगा। देखिए, ये कई बातें हैं, ये घर की बात है, जहाँ उचित मंच होगा मैं वहां पे कहूंगा, जो है शीर्ष नेतृत्व को ये बात बताऊंगा। लेकिन मुझे उम्मीद जो है वहां की जनता से है, वहां की आवाम से है, और आवाम ने मेरा भरपूर साथ दिया। हजारों की तादाद में लोग कोटा की सड़कों पर आए, और उस पूरे एरिया को बंद करा दिया गया, शांतिपूर्वक तरीके से बंद कराया। हमने अपील की थी कि हमको कोई भी आंदोलन उग्र नहीं करना है, और वही जो जनता है, वहां के लोग हैं, वहां की आवाम है, वो हमारी ताकत है, और वो
वो ताकत कल भी हमारे साथ थी, आज भी थी। और जब मुझे बंद किया, जेल में डाला, तो उससे उन लोगों के हौसले नहीं टूटे, वो मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े थे। और मैं भी ये यकीन के साथ कहता हूँ कि उन जेल जाने से मेरा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। मैं कांग्रेस का प्रदेश महासचिव रहते हुए इस आवाज़ को लगातार उठाता रहूँगा। सरकार जहाँ भी जुल्म और ज़बरदस्ती करेगी, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए लोगों की आवाज़ बनकर अमीन पठान कांग्रेस का पदाधिकारी होने के नाते लगातार सड़कों पर जनता की आवाज़ बनकर, युवाओं की आवाज़ बनकर, मजदूरों की आवाज़ बनकर, किसानों की आवाज़ बनकर हमेशा सड़कों पे लड़ता रहेगा। राहुल गांधी पूरे देश में घूम रहे हैं, आपको लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा की थोड़ी नया यात्रा जो चल रही है, उससे लगता है आपको कोई परिवर्तन आएगा? आज अमीन पठान जो भारतीय जनता पार्टी का 25 साल का सफ़र छोड़ के जो कांग्रेस में आया, उसके अंदर कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो अपील, उनने जिस तरीके से उन्होंने गरीबों की आवाज़ को, गरीबों के दर्द को, किसानों की आवाज़ को, किसानों के साथ जिस तरीके से वो लोगों से मिल रहे हैं, उन्होंने पूरे हजारों किलोमीटर का सफ़र पैदल तय किया, फिर ये न्याय यात्रा निकाली। और बीजेपी के अंदर जिस तरीके से लोकतंत्र खत्म हुआ, इन सब बातों को देखते हम आए। तो मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे राहुल गांधी की जो मेहनत है, और पूरा देश का युवा, देश का किसान, देश का मजदूर, देश का दलित, देश का अल्पसंख्यक, वो सब अगर किसी के ऊपर एक उम्मीद की निगाह से किसी के ऊपर देख रहा है, जिसके अंदर दिखता है कि ये आदमी हमारी मदद करेगा, ये आदमी हमारे दर्द को समझ रहा है, तो वो एक नाम है, वो राहुल गांधी है। जी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जिस तरीके से अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, तो आपको लगता है कांग्रेस के नेता कहीं बटे हुए हैं या चुनाव प्रचार में कमजोरी दिख रही है? देखिए, वो संगठन का मामला, मैं उसमें ज़्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन थोड़ी और अच्छी तैयारी करके कांग्रेस इस चुनाव को लड़ सकती थी। सीटों के बंटवारों को लेकर, जैसे बांसवाड़ा का मसला हुआ या और जो बातें हुई, थोड़ा टाइमली और कर लेते तो बहुत स्ट्रॉन्ग थे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि इस बार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो पहले 25-0 से जीती थी, वो 2019 में बात खत्म हो गई है। इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी 10 से 15 सीटें निश्चित तौर पर राजस्थान के अंदर जीतेगी। मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं कि 10 सीटें हम जीतेंगे, और ये 15 तक भी हम राजस्थान के अंदर जीत सकते हैं। तैयारी पूरी हो जाती तो ये सीटें और भी बढ़ सकती थी। जी, तो ये थे हमारे साथ अमीन पठान जी, जिन्होंने बहुत संघर्ष लंबा किया, उसके बाद आज कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। अमीन पठान जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।